बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, DHA फेज़ 7 में होने वाले हादसे के हवाले से मैं आपको अपडेट्स दे रही हूं, जहां पर मैं आपको बता रही हूं अदालत में क्या हो रहा है, इस केस में चीज़ें कहां तक पहुंची हैं। मकतूलीन के जो वालिद हैं वो इस केस के बारे में क्या कुछ बता रहे हैं, उन्होंने क्या कुछ इंकशाफात किए। उसके साथ साथ कुछ हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अफनान के बारे में, उसके हमसायों से और उसके इर्द गिर्द जो लोग थे या जो उसके क्लास फेलोज थे, उनसे कुछ बातें जो है उसके बारे में जानें और मालूम करें कि आखिर क्या वजह है कि इस तरह से औलादें जो हैं बिगड़ जाती हैं और इस तरह के रवैये जो होते हैं वो आखिरकार इस तरह का खौफनाक अंजाम लेकर आते हैं। डेफिनेटली उसके वालिदैन जो है वो परेशान भी होंगे, लेकिन उन्हें परेशान होना भी चाहिए। वो वालिदैन जिन्होंने उस वक्त में कोई स्टेप नहीं उठाया, यहाँ तक कि मुझे सबसे बड़ा एतराज़ इस चीज़ पे कितना बड़ा हादसा हो गया और उन्होंने उनके फैमिली से कोई इजहार अफसोस नहीं किया, उनसे कोई माफ़ी नहीं मांगी, उनकी कोई दिलजोई के लिए एक कॉल करने के बजाय अजीब व गरीब नई हरकतें शुरू कर दी हैं। मुबैना तौर पर बताया जा रहा है क्या हरकतें हैं वो मैं आपको भी आगे चल के बताती हूँ। लेकिन सबसे पहले आगाज़ में मैं आप लोगों से सबसे कहना चाहूँगी कि अपने फ़लस्तीनी बहन भाइयों के लिए दुआ भी कीजिए। अमलन भी अपना काम आप ये कर सकते हैं कि उन चीज़ों का बाइकआउट करें जिनका बाइकआउट करने का कहा जा रहा है, क्योंकि हम उनकी मईशत को तरक्की देने की वजह नहीं बन सकते। नंबर 3 ये कि आप अपने कलम की ज़ोर बाजू से, आप अपने बोलने की ताकत से ज़रूर इस अमल को जारी रखिए। ट्विटर पर, फेसबुक पर, जहाँ जहाँ आप शेयर कर सकें। आप यकीन मानिए जो वीडियोज़ में देख रही हूँ इतनी तकलीफ़ें हैं और बहुत तकलीफ़ होती है वहाँ पर, जहाँ मैंने बताया कि खाना पानी ख़त्म है, वहाँ पर हर घर से लाशें उठ रही हैं, हर घर से लाशें उठ रही हैं। हॉस्पिटल्स जो हैं वो भर गए हैं, वहाँ पर दफनाने के लिए, कफन पहनाने के लिए, उनको कपड़े में, चादर में लपेटने के लिए उनके पास कपड़ा तक मौजूद नहीं है। इस तरह की जो सूरत हाल है उससे इस वक्त हमारे फ़लस्तीनी बहन भाई जो है वो गुजर रहे हैं, तो उनके लिए प्लीज़ दुआ कीजिए और अपनी आवाज़ को प्लीज़ बंद ना कीजिएगा। हर एम्बुलेंस जो है एक वक्त में 7-7 मरीज़ों को लेकर जा रही है और इंडोनेशियन हॉस्पिटल के अंदर 65 लाशें मौजूद है जिनकी तदफीन नहीं हो सकती है, क्योंकि उसके लिए जो चीज़ें दरकार है वही नहीं, और इज्तिमाई तौर पे कब्र खोद के लोगों को दफनाया जा रहा है। बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा ख़तरनाक जगह इसको करार दे दिया गया है। ये तो इसमें अब दूसरी कोई बात ही नहीं है और बेशर्मी की इंतहा है जो लोग इस पर भी सियासत चमकाए हुए हैं। एनीवे, आज ये जो अदालती कार्रवाई हुई है कुछ इसके बारे में बताऊंगी। गुज़िश्ता वीडियो में मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी, 1-2 लोगों के सवालात थे, उनके पहले मैं जवाब दे दूँ। कुछ लोगों ने कहा महरीन आप किस तरह की जर्नलिज्म कर रही है, आपने तो कहना शुरू कर दिया कि ये लड़का शराब पीकर गाड़ी चला रहा था, क्या आप वहाँ पर मौजूद थी? तो मेरी बड़ी दरख्वास्त है कि आप लोग खुदा के लिए पहले वीडियो को पूरा गौर से सुना करें। मैंने आपको उस वीडियो में ये कहा कि मकतूलीन के जो वालिद हैं उन्होंने जब उनके घर वज़ीर आला पंजाब आए तो उन्होंने उनको बताया कि ये लड़के जो थे ये गुलगपाड़ा कर रहे थे और इन्होंने शराब पी हुई थी। ये मैंने नहीं कहा, ये उन्होंने कहा। मैंने इस बात को कोट अनकोट किया। उसके बाद उन्होंने दूसरी बात ये कही कि गाड़ी का शीशा नीचे कर, शीशे में से इन्होंने हाथ अंदर डालने की, लड़की का दुपट्टा खींचने की कोशिश भी की थी। ये भी उन्होंने बताया, ये मैंने नहीं कहा है। उसके बाद आप ये कह रहे हैं कि ये महरीन बिल्कुल एक सिंपल एक्सीडेंट है और आप किस तरह की बातें कर रही हैं और आपसे तो हम ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए सिंपल एक्सीडेंट ये तब तक होता था, हमें भी शुरू में यही लगा था सिंपल एक्सीडेंट है और मैंने शुरू में पहला जब व्लॉग किया था मैंने यही बात कही थी। लेकिन उसके बाद जो चीज़ें सामने आई हैं, जिस अंदाज में गाड़ी कितने दूर लुढ़कती हुई चलेगी, आपको याद है कशमाला तारिक की गाड़ी थी और वो बड़ी गाड़ी थी, प्राडो थी गालबन, और जो दूसरी छोटी FX टाइप गाड़ी थी जिसको से जब टक्कर मारी थी वो गाड़ी भी इतने दूर उछलती हुई नहीं गई थी जितने दूर ये गाड़ी उछलती हुई गई है। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगाइए कि गाड़ी को पूरी ताकत से हिट किया गया था। तो वो मकतूलीन के उस दावे को सपोर्ट कर रहा है जिसमें वो ये क्लेम कर रहे हैं कि इन्होंने टक्कर गलती से नहीं हुई थी, बल्कि इस लड़के को गुस्सा था और इसने गुस्से में 160 की स्पीड पर जाकर उनको टक्कर मारी थी और वो टक्कर मारे जाने की वजह से ये जो गाड़ी है ये इस तरह से इतनी बुरी तरह से तबाह बर्बाद हुई। आपने गाड़ी की हालत देखी थी, बिल्कुल गाड़ी तबाह थी और गाड़ी में से सबके सब जो लोग हैं वो मुर्दा हालत में निकाले गए थे। सिर्फ एक खातून थी जो आखिरी सांसें ले रही थी, जिस वक्त उनको हॉस्पिटल मुंतकिल किया जा रहा था तो रास्ते में उनकी भी डेथ हो गई थी। तो यहाँ पर मैं आपसे दस्तबस्ता एक दरख्वास्त करूँगी कि हम किसी ने ये लिखा कि जी हम वहाँ पर होते हैं, हमने तो ऐसा कुछ नहीं देखा। देखिए आप अगर किसी जगह पर होते हैं तो आप किसी के बारे में मुकम्मल तौर पर नहीं कह सकते कि वहाँ पर क्या हुआ होगा या वो लड़का किस तरह का होगा। जब मैंने बताया कि हमसायों ने क्या कहा, तो हम लोग जब जर्नलिज्म कर रहे होते हैं तो हमारी रिप्यूट एट स्टेक होती है, अपनी इज्जत को हमने दांव पे नहीं लगाना होता। मेरी पूरी कोशिश होती है सनसनी नहीं, सिर्फ खबर दूं आपको। उसके अंदर कुछ चीज़ें मुख्तलिफ जगहों से इन्फॉर्मेशन इनफ्लो हो रहा होता है, कुछ बता रहा होता है, कुछ बता रहा होता है, उसमें से भी बहुत चीज़ें छांटी करके हम आप तक भेजते हैं। अभी तो मैंने आपसे वो बातें की ही नहीं जो मुझे अभी इस लड़के के बारे में मालूम हुई है।
और ये बातें जो हैं मैं इनके बारे में अब ज़्यादा नहीं इस वक्त बात करना चाहती, क्योंकि वही बात है कि जब तक उस बात के बारे में खुद मेरा अपना ज़मीर मुतमईन ना हो तो मैं नहीं वो इल्ज़ामात लगा सकती। लेकिन एक इंटरव्यू में आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, अनकरीब मेरी बात हो गई है। नाम उन्होंने जाहिर ना करने की शर्त पे उनकी ऑडियो में चलाऊंगी और मैं बताऊंगी कि किस तरह का ये लड़का और इसकी फैमिली और इसके बारे में क्या बातें हुई हैं। मैं फैमिली को डिफेम हरगिज़ नहीं करूँगी, मैं फैमिली के बारे में कुछ गलत नहीं, लेकिन उनकी तरबियत में जो कमी थी वो शायद आप लोग को सीखने का मौका दे। क्योंकि मैं आपको बताऊँ कि बहुत से आज मैं देख रही हूँ फैमिलीज़ हैं जो अपने बच्चों को अब रोक रही हैं, अपने बच्चों को डरा रही हैं और कह रही हैं कि देखो ये अंजाम होगा। काश इतना बड़ा नुकसान होने से पहले ही हम ये सबक सीख लें, लेकिन क्या करें, हम भी तो ऐसे हैं कि जब तक हमें कोई ऐसा वाक़या नहीं दिखाई देता, सुनाई देता, तब तक हम सीधे नहीं होते और फिर उसके बाद हम दोबारा वैसे ही हो जाते हैं। अल्लाह ताला हमें अक्ल दे और हमें इस तरह की बुराइयों से और इस तरह की तकलीफ़ और आजमाइश से बचने की तौफीक दे। अब मैं आपको ज़रा बताती हूँ कि बेसिकली हुआ क्या है अदालत में और अदालत के बाहर आकर जो मकतूलीन के वालिद थे उन्होंने क्या इंकशाफात किए हैं। मैंने जैसा कि आपको बताया था कि पॉलीग्राफिक टेस्ट जो है वो कराना है, जाए वक़्त से वीडियोस जो है वो देखनी है, उम्र के तयन का जुज़ी टेस्ट जो हुआ है वो उस बारे में क्या कुछ आज हुआ। बेसिकली होता क्या है कि इसको मुल्ज़िम अफनान को जब अदालत में लाया जाता है, कुछ उधर के मनाजिर हैं, हाथ बंधे हुए हैं, सर झुका हुआ है और हथकड़ियाँ हाथों में लगी हुई हैं और इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के पास गाड़ी आती है, इसको गाड़ी से घसीट कर निकाला जाता है और उसके बाद इसको खींच कर अंदर ले जाया जाता है। आगे आगे पुलिस वाला, पीछे पीछे अफनान होता है, गर्दन इसकी झुकी होती है और साफ लग रहा होता है कि इस वक्त वो पूरी तरह से पुलिस के कंट्रोल में, और अल्लाह करे ऐसा ही हो। उसके बाद जब इसको अंदर ले जाया जाता है, वहाँ पर जब अदालत की समाअत होती है तो दोनों जानिब के जो वकील हैं वो अपने जो बयानात हैं वो कराते हैं और अपना जो तमाम प्रोसेस होता है उससे वो गुजरते हैं। अब पुलिस ने मुल्ज़िम के टेस्ट मुकम्मल कराने के लिए मजीद 3 दिन का जिस्मानी रिमांड मांगा। तो अदालत ने पूछा कि भाई 5 दिन हो गए तो उसमें आपने क्या किया। तो तफ्तीशी अफसर ने यह बताया कि जाए वक़्त से वीडियोज़ देखी हैं। अब बहुत सी वीडियोज़, क्योंकि मैं आपको कह रही हूँ सीसीटीवी कैमरा की फुटेजेस अभी तक इनकार किया जा रहा था, नहीं मिली क्योंकि वो डीएचए की हैं, लेकिन गालबन ये कहा जा रहा है कि सेफ सिटी से भी रुजू कर लिया गया है और अब कुछ वीडियोज़ जो है वो सामने आएंगी। वो कह रहे हैं कुछ जो वीडियोज़ मिली है उनको देखा जा रहा है। पॉलीग्राफिक टेस्ट कराने के लिए भी वक्त दरकार है, उम्र के तयन का जुज़वी टेस्ट हुआ है, मुकम्मल टेस्ट के लिए वक्त दरकार है। और यहाँ पर एक बात आपको बताऊं कि कुछ लोगों से भी इस्तदा की गई है कि आप लोगों के पास जो भी वीडियोस हैं वो प्लीज़ शेयर करें ताकि उन वीडियोस को ठीक से जांचा जा सके। इन वीडियोस का भी एक टेस्ट होता है जिसमें ये जांचा जाता है कि आया जो लोग नज़र आ रहे हैं वो वही हैं, और तमाम चीज़ों को जांचने के बाद उससे नतीजा अखज़ किया जाता है, तो वो टेस्ट भी कराना भी दरकार है। तो इसलिए पुलिस ने कहा है कि हमें थोड़ा सा वक्त दिया जाए। अब यहाँ पर जो मुल्ज़िम के वकील हैं वो बार बार ये कह रहे हैं जी जिस्मानी रिमांड जो है वो नहीं दिया जाना चाहिए, एतराज़ कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जो दहशतगर्दी की दफ़ात लगाई गई हैं वो भी जो है सही नहीं है, दुरुस्त नहीं है, क्योंकि ये एक एक्सीडेंटल डेथ थी, एक्सीडेंट हुआ था रोड पर और ये लड़का जो है 17 साल का है। जुवेनाइल कोर्ट में इसकी सारी प्रोसीडिंग होनी चाहिए, हियरिंग्स होनी चाहिए। तो यहाँ पर अब अदालत ने मुल्ज़िम का मजीद 5 रोज़ का जिस्मानी रिमांड जो है वो मंजूर कर लिया है। ऑसिफिकेशन टेस्ट और इसकी डिटेल्स जो है वो अब आएंगी, मजीद टेस्ट होंगे, जैसा कि आपको बताया था बोन टेस्ट और टीथ टेस्ट जो है उनके बाद जो है चीज़ें क्लियर होंगी। अब इसमें दहशतगर्दी की दफ़ात जो है वो शामिल हैं और मुल्ज़िम अफनान शफ़क़त की उम्र के तयन के लिए टेस्ट जो है एक कराया गया है, फॉरेंसिक टेस्ट कराया गया, मज़ीद टेस्ट जो है वो कराने हैं और मियां मुंशी अस्पताल में मेडिकल बोर्ड के सामने उसे ले जाया गया और टेस्ट की रिपोर्ट 1 रोज़ तक तफ्तीशी अफसर को मिलेगी। मुल्ज़िम के वकील ने अदालत में 10 से 12 साल मुल्ज़िम की उम्र का दावा किया था पहली बार में, तो 10 से 12 साल वो तो कहीं से भी देखने में नहीं लगता है। अब वकील की तरफ से ये दावा के बाद तफ्तीशी अफसर की सदा पर अदालत ने मुल्ज़िम की दुरुस्त उम्र का टेस्ट करवाने का हुक्म दिया था और ऑसिफिकेशन टेस्ट के लिए बर वक्त सैंपल ना लेने पर DIG इन्वेस्टिगेशन ने इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन डिफेंस और तफ्तीशी अफसर को मुअत्तल भी किया था। अब मैं आपको ये बताऊं कि यहाँ पर अफनान की कुछ हरकतें जो है वो जो हमारे रिपोर्टर्स ने नोट की वो भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि अजीब एक बेचैनी और इस्तरार का शिकार था और बार बार अपने हाथ भी मल रहा था और कभी छत को देखने लगता था, कभी सबको देखने लग जाता था, कभी ये नीचे अपने पाँव की तरफ देखने लग जाता था। और ये सुनने में आया कि उसने गुजारिश भी की कि मुझे दोबारा से वही आईफोन दिया जाए जिसको मुझे पहले दिया गया था और मैंने 35 मिनट की कॉल की थी, मैं एक दफ़ा फिर से कॉल करना चाहता हूँ। डरा हुआ नज़र आ रहा था और उसे नज़र आ रहा था कि मामला अब इतने सादे नहीं है, क्योंकि दहशतगर्दी की अदालत में जिस अंदाज में लाया जाता है और जिस अंदाज में उसको पहले लाया गया था अदालत में, तो बड़ा फ़र्क था इसमें, जिससे उसको मामले की संगीनी का डेफिनेटली अंदाज़ा तो हो ही गया होगा। अब ज़रा आ जाते हैं कि जो मकतूलीन के वालिद हैं उन्होंने बाहर आके कुछ इंकशाफात किए हैं। उन्होंने कहा है कि जहाँ पर मेरा इतना बड़ा नुकसान हुआ है और मैं अपने घर के 6 अफराद की मैंने लाशें उठाई हैं, वहीं पर इस वक्त
صرف میں ہی نہیں بلکہ میرے دیگر گھر والے یعنی کہ میری بیٹی، میرا بیٹا اور جو گھر کے دیگر افراد ہیں ان کو دھمکیاں موصول ہو رہی ہیں۔ میں سمجھتی ہوں کہ اس کے اوپر عدالت کو نوٹس لینا چاہیے اور ان کو ظاہر سی بات ہے تحفظ بھی فراہم کیا جانا چاہیے۔ اسی طرح کے کیسز میں اسی طرح سے ڈرا کر، آپ کو یاد ہے شاہ رخ جتوئی والا کیس بھی، ڈرا کر دھمکا کر، کبھی بہنوں کا کچھ حوالہ دے کر، کبھی کچھ اور کہہ کر آپ کو اس طرح سے کر دیا جاتا ہے کہ دیوار سے لگا دیا جاتا ہے اور نہ چاہتے ہوئے بھی معاف کرنے پہ لوگ مجبور ہو جاتے ہیں۔ تو کچھ ایسا ہی اس فیملی کے ساتھ بھی ہو رہا ہے، اور جو کہ وہ کہتے ہیں کہ میں کمزور شخص ہوں اور میں اتنے مضبوط لوگوں کے سامنے پتہ نہیں کھڑا ہو پاؤں گا کہ نہیں، لیکن میں آخری دم تک اپنے بچوں کے اس قتل کا بدلہ ضرور لوں گا، میں اس پر معاف نہیں کروں گا۔ لیکن یہ بھی ضرور ہے کہ جو لوگ باقی بچ گئے ہیں ان کی جانوں کا مجھے ڈر ہے، خوف ہے، اور مجھے یہ کہا جا رہا ہے اور اس کیس سے پیچھے ہٹنے کے لیے مجھے ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے۔ ہم اس کیس کو لے کر چلیں گے انشاءاللہ، اور اگر اس طرح کا کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے تو سرکار کو اس کے اندر مداخلت کرنی چاہیے اور پورا اس فیملی کا خیال رکھنا چاہیے۔ کچھ بھی ہونے کی صورت میں جو دوسری پارٹی ہے اس کو مرد الزام ٹھہرانا چاہیے اور کٹہرے میں لانا چاہیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔